आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के ज्योग्राफी में अपना सबसे लास्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स और चैप्टर नेम है 10। इसके पहले 9 चैप्टर तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर। इसके बाद हमारा पूरा क्लास 7 का ज्योग्राफी वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। और चैप्टर का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का। चैप्टर का मतलब है लाइफ इन द डेजर्ट्स का मतलब हो गया सिंपल सा कि डेजर्ट्स में किस प्रकार का जीवन रहता है ना। डेजर्ट्स का मतलब हो गया वैसा इलाका जहाँ पे गर्मी खूब पड़ता है, बालू बालू ज़्यादा होता है, मतलब सैंड वगैरह ज़्यादा होता है, पेड़ पौधे कम होते हैं, जानवर भी कम होते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार के जगहों पर किस प्रकार का जीवन रहता है, वहाँ का लोग कैसा होता है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसे होते हैं, पेड़ पौधा जानवर किस प्रकार का होता है, तो वो सब हम लोग इस चीज़ में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपना सबसे इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक का नाम है दी हॉट डेजर्ट सहारा। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा और गर्मी वाला डेजर्ट है, ध्यान रखिएगा। तो इसी डेजर्ट के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। पहला लिखा हुआ है दी सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। पहले तो आप ये जान लो कि हमारा सहारा डेजर्ट है कहाँ पे, अफ्रीका में है। और अफ्रीका का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग कह देते हैं नॉर्थ अफ्रीका। ओके, तो नॉर्थ अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा कौन कवर कर लेता है, सहारा डेजर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आपको दो बात पूछेगा। पहला ये पूछेगा कि बताइए सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि अफ्रीका में है। और अफ्रीका में भी किधर, साउथ में अफ्रीका में या नॉर्थ अफ्रीका में, यानी कि अफ्रीका के नीचे या अफ्रीका के ऊपर, ऊपर में है नॉर्थ अफ्रीका, ठीक ना। तो नॉर्थ अफ्रीका का सहारा डेजर्ट जो है वो काफी बड़ा एरिया कवर करता है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अफ्रीका के ऊपर वाले हिस्से में सहारा डेजर्ट बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक ना। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यही है हमारा। इससे बड़ा कोई डेजर्ट नहीं है, जहाँ पे गर्मी भी खूब पड़ता है, पेड़ पौधे कम है लेकिन है, कुछ कुछ पेड़ पौधे भी हैं लेकिन कम है, जानवर भी है लेकिन बहुत कम है। खैर आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि बात करें हम लोग सहारा डेजर्ट का कि कितने एरिया में वो फैला हुआ है, तो वो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे 8.54 मिलियन है और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख। तो 8 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 80 लाख 80 लाख। और 54 का मतलब हो गया 54,000, यानी कि 80 लाख 54,000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में हमारा, सॉरी मिलियन का बात करें तो 8.54 मिलियन, लेकिन किलोमीटर में मतलब नॉर्मली बात करें नॉर्मल नंबर में तो 80 लाख 54 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा ये पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट फैला हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। समझ आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज। सोचो अफ्रीका हमारा एक कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ बातें ना पहले आपको समझ लेने चाहिए, जैसे सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, अफ्रीका में है। अफ्रीका क्या है, हमारा एक कॉन्टिनेंट है, और चूंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो उसमें कई सारे कंट्री होंगे, है ना। तो सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर 11 कंट्री को टच करता है। सोचो, यानी कि अफ्रीका हमारा कॉन्टिनेंट हो गया, उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई सारे कंट्री है छोटे छोटे। बात करें सहारा डेजर्ट के बारे में तो ये सहारा डेजर्ट अफ्रीका के 11 अलग अलग कंट्री को टच करता है। तो आप इमेजिन कर लो कि कितना बड़ा हमारा होगा। समझ में आ रही है बात। यानी कि लगभग जो आपका अफ्रीका है ऊपर वाला पार्ट उसका, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका जो है पूरा लगभग आपका ये सहारा डेजर्ट टच करता है, ठीक है। आगे बात करें कंट्री के बारे में तो वो जो 11 कंट्री है वो कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। अफ्रीका के अंदर जो 11 कंट्री को सहारा डेजर्ट टच करता है, यानी कि 11 कंट्री में जो हमारा सहारा डेजर्ट फैला हुआ है वो 11 कंट्री कौन कौन सा है। पहला देखो, पहला अल्जीरिया, उसके बाद CHAD चैड, इजिप्ट, ठीक है, इसको आप सुनते चलिए पहले। अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली,
मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजेर, सूडान, तुनिसिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये जो आप देख रहे हो बेसिकली कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 कंट्री है सहारा सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जिस 11 कंट्री में हमारा सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। तो इसीलिए सहारा डेजर्ट बहुत बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। और ये जो 11 कंट्री का नाम हमने अभी आपके सामने लिए हैं, ये 11 का 11 कंट्री अफ्रीका में कहां पाया जाता है, नॉर्थ में। तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि नॉर्थ अफ्रीका जो है वो पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट से कवर है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स देयर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विथ बेयर रॉकी सरफेस। अब पूरे जगह पे सहारा डेजर्ट के पूरे जगह पे बालू नहीं है, कहीं कहीं पर प्लेन जगह भी है, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाका भी है, लेकिन छोटे छोटे प्लेट्यू वगैरह भी है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर क्या फैला हुआ है सहारा डेजर्ट के, बालू फैला हुआ है, सैंड फैला हुआ है। दिस रॉकी सरफेस मे बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। यानी कि जो पहाड़ है छोटे छोटे, वो ज्यादा ऊंचे पहाड़ भी नहीं है, लगभग 2500 मीटर ऊंचाई तक भी पहाड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। समझा रही है बात। तो सहारा डेजर्ट में इतना ध्यान रखना है कि केवल बालू नहीं है, कहीं कहीं पर प्लेन जमीन भी है, कहीं कहीं पर बड़े बड़े पहाड़ भी है, लेकिन उतने बड़े नहीं, बहुत बड़े भी नहीं है, मीडियम साइज के पहाड़ भी यहाँ पे नजर आते हैं। समझ में आया बात। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इतना दूर तक में जो हमारा सहारा डेजर्ट फैला हुआ है वहां का क्लाइमेट का क्या हाल चाल है। देखते हैं क्लाइमेट का क्या हाल चाल है। पहला लिखा हुआ है कि द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट्स इज हॉट एंड ड्राई। और वैसी बात है जो जैसा कि हमने कहा था आपको पहले ही शुरुआत में कि सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी पड़ता है और वहां पे सूखा ज्यादा रहता है, यानी कि बारिश वहां पे ज्यादा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट में गर्मी ज्यादा पड़ता है और बरसात कम होता है वहां पे। इट हैज अ शॉर्ट रेनी सीजन। बारिश के नाम पे वहां पे केवल 2-4 बूंद पानी गिर गया बस, मतलब उतना ज्यादा बारिश वहां पे नहीं होता है, बहुत छोटा रेनी सीजन वहां पे होता है, मतलब बहुत कम बारिश होता है, इसे समझ लो आप। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। तो ऑब्वियस ये बात है भाई, धूप ज्यादा पड़ता है, बारिश होता नहीं है, तो अब आप सोच के जरा बताइए आसमान साफ होगा या बादल होगा। बिल्कुल साफ होगा। बारिश होता ही नहीं है तो आसमान में बादल नजर आएगा क्या वहां पे, नहीं। तो वहां का आसमान बड़ा साफ रहता है, क्लियर रहता है। हियर द मॉइस्चर एवोपरेट्स फास्टर देन इट्स एक्यूमुलेट्स। यानी कि हल्का सा भी यदि बारिश होगा ना वहां पे, हालांकि बारिश ऐसे भी कम होता है, लेकिन मान लीजिए हल्का सा भी बारिश हुआ तो वो पानी तुरंत कहाँ गायब हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इतना गर्म वाला जगह है कि तुरंत पानी आया नीचे बारिश के रूप में और तुरंत पानी एवोपरेट होके वेपर बन के आसमान में उड़ गया। पानी तुरंत आता है तुरंत गायब हो जाता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ता है, पानी तुरंत गायब हो जाता है, एवोपरेट हो गया आसमान में, वेपर बन के उड़ गया, है ना। आगे, डेज आर हॉट। दिन में बहुत गर्मी पड़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दिन के टाइम पे टेम्परेचर वहां का जो है वो 50 डिग्री कभी कभार, और कभी कभार तो इससे ऊपर भी चला जाता है। और हमारे इंडिया में 50 डिग्री टेम्परेचर कभी कभार होता है बस, और यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर डेली होता है, अब पूरा दिन भर रहता है। समझ रही है बात। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ता है, ठीक है। ठंडा बहुत कम पड़ता है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहता है। द नाइट्स मे बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्री। अब आपने बात किया जाड़ा का, तो जाड़ा का भी सुन लो। जैसा सिचुएशन हमारे राजस्थान में, इंडिया के अंदर राजस्थान में दिन में गर्मी खूब पड़ता है, रात में वहां पे ठंडा लगता है, वही बात यहाँ पे है। दिन के टाइम पे यहाँ पे भी गर्मी 50 डिग्री के आसपास लगभग चला जाता है सहारा डेजर्ट में, और रात के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के आसपास आ जाता है, यानी कि रात में ठंडा खूब लगता है। दिन में गर्मी बहुत ज्यादा और रात में ठंडा बहुत ज्यादा। तो ये यहाँ का क्लाइमेट है। ये इतना समझ में आया सबको। आगे बढ़ते हैं। तो क्लाइमेट का यहाँ पे ये हाल चाल है।
अगला हमारा है फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा मतलब हो गया सिंपल सा पेड़ पौधा, और फाउना का मतलब हो गया सिंपल सा जानवर वगैरह। देखो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस एंड डेड पाम। अब देखो जो बालू वाला जगह होता है ना, जहाँ पे धूप ज्यादा होता है, बारिश कम होता है, उस जगह पर ज्यादातर आपको जो पेड़ नजर आएंगे ना, वो कांटे वाले पेड़ नजर आते हैं। कैसे पेड़? कांटे वाले। तो सहारा डेजर्ट में जो प्लांट आपको देखने को मिलेगा, वेजिटेशन मतलब प्लांट वगैरह जो देखने को मिलेगा, वो कैक्टस मिलेगा। कैक्टस मतलब देखे ना आपने कैक्टस के प्लांट, उसमें कांटा वगैरह होता है, तो कैक्टस का प्लांट नजर आएगा। और डेड पाम यानी कि डेट मतलब क्या होता है बताओ? डेट मतलब खजूर ना, तो उसका पेड़ वहां पे ज्यादा मिलता है। और खजूर के पेड़ में भी कांटा होता है, ठीक ना। तो कांटे वाले पेड़ जो है डेजर्ट वाले इलाके में ज्यादा मिलते हैं। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस। ओएसिस का मतलब क्या होता है? ग्रीन आइलैंड विद डेड पाम्स सराउंडिंग देम। यदि आपने कोई ऐसा मूवी देखा होगा अभी तक के लाइफ में डेजर्ट के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में कहीं कहीं पर डेजर्ट में एक गड्ढा होता है, वहां पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता है, और उस पानी के चारों तरफ खजूर के पेड़ होते हैं। तो इस प्रकार के भी जगह सहारा डेजर्ट में देखने को मिल जाते हैं, हर जगह पर नहीं, कहीं कहीं पर। क्योंकि डेजर्ट है, बालू ज्यादा है, तो पानी ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। लेकिन कहीं कहीं पर ओएसिस देखने को मिलता है। ओएसिस का मतलब हो गया कि बीच डेजर्ट में कहीं पर बीच में गड्ढा होगा, उसमें पानी होगा, और उस पानी के चारों तरफ खजूर के पेड़ होंगे। इस प्रकार के भी वहां पे देखने को जगह मिल जाते हैं, कहीं कहीं पर, हर जगह पर नहीं। उसी जगह को हम लोग कहते हैं ओएसिस, ठीक ना। उसके बाद बात करें हम लोग जानवरों के बारे में, तो जानवरों के मायने में बात करें तो कैमल, हाइनाज, जैकल, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन, मैनी वैरायटीज ऑफ स्नेक। और ध्यान रखना डेजर्ट वाले इलाके में जो सांप पाए जाते हैं ना, बड़ा खतरनाक खतरनाक सांप पाए जाते हैं। एक सांप का नाम शायद आपने सुना होगा, रैटल स्नेक। रैटल स्नेक यदि एक बार काट लेता है ना, तो उससे बचना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अलग अलग वैरायटी के सांप डेजर्ट में पाए जाते हैं। एंड लिजर्ड्स छिपकली आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज लिविंग देयर। कहने का मतलब है कि सहारा डेजर्ट में ये कुछ प्रकार के एनिमल वगैरह वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। कैमल, हाइना, जैकल, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन और कई प्रकार के सांप और लिजार्ड यानी कि छिपकली वगैरह भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लोरा और फाउना के बारे में। नेक्स्ट है हमारा पीपल। पीपल यानी कि वहां के लोगों के बारे में थोड़ा दी हम लोग बात करें तो वहां के लोगों का क्या हालचाल है देखा जाए। वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज बिडोइंस एंड ट्यूग्रेस हैव बीन लिव्ड हियर। ये जो आपने अभी नाम सुना, बिडोइंस और ट्यूग्रेस, ये बेसिकली दो कम्युनिटी के नाम है। यही दो कम्युनिटी के लोग वहां पे ज्यादा मिलेंगे आपको। कहां पे? सहारा डेजर्ट में। कम्युनिटी नहीं समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा समझ लो तरीके से। जैसे हम लोग, हमारे इंडिया में कास्ट है ना, हमारे इंडिया में कास्ट है अलग अलग प्रकार के, मिश्रा है, शर्मा है, फिर से यादव है ना, राजपूत है, अलग अलग प्रकार के कास्ट हमारे इंडिया में है। इसी प्रकार का बेसिकली आप समझ लो दो कम्युनिटी यानी कि दो कास्ट के लोग वहां पे ज्यादा मिलते हैं। हालांकि ये दोनों कास्ट नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हो कि इसी दो कम्युनिटी के लोग वहां पे ज्यादा नजर आते हैं। These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels and horses। और ये दोनों प्रकार के कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं? नोमैडिक ट्राइब्स है। नोमैडिक ट्राइब्स का मतलब हो गया अपने जानवरों को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं इधर उधर, जगह वो चेंज करते रहते हैं अपने जानवरों को लेकर। किस प्रकार के जानवरों को वो लोग पालते हैं? बकरी, भेड़िया, ऊंट, घोड़े, इस प्रकार के जानवर वो लोग पालते हैं। तो नोमैडिक ट्राइब का मतलब समझ में आया कि वो लोग अपने जानवरों के साथ जगह बार बार चेंज करते रहते हैं, घूमते रहते हैं अपने जानवरों को लेकर इधर उधर। जहां पे उनके जानवरों को खाने पीने के लिए हरा घास मिल जाएगा, वहीं पे वो लोग रह लेते हैं। वहां का घास खत्म होगा, फिर उस जगह को छोड़ के वो लोग दूसरे जगह पे चले जाते हैं। इस प्रकार से वो लोग मूव करते रहते हैं। These animals provide them with milk, slippers, water bottles, carpets, clothes and blankets। बेसिकली कहने का मतलब है कि जिस प्रकार के जानवर ये लोग पालते हैं, उन जानवरों के बाल को ये लोग निकालते हैं, अलग अलग प्रकार के चीजों को वो लोग बनाते हैं।
और जानवरों से दूध भी तो मिलेगा इन लोगों को। तो दूध, स्लीपर, स्लीपर मतलब एक तरीके से समझ लो आप क्या कह सकते हैं उसको, मतलब उनके चमड़ी से, एनिमल के चमड़ी वगैरह से अलग अलग प्रकार के वैरायटी के चीज़ें बनाए जाते हैं, वो हो गया हमारा। वाटर बॉटल भी बनाए जाते हैं उसके चमड़ी से, सोचो एनिमल के स्किन से, मतलब एनिमल के स्किन से वाटर बॉटल भी बनाते हैं वो लोग। स्लीपर भी बनाते हैं, स्लीपर एक तरीके से समझ लो उसको पैरों में पहनने के लिए भी वो लोग अपने चमड़ा का ही कुछ कुछ वो लोग बनाते हैं। क्योंकि देखो यार, गर्मी है, बालू वाला इलाका है, तो पैर में क्या लगेगा, गर्मी लगेगा ज़्यादा, जहाँ जहाँ वो चलेंगे। वो लोग जानवरों को मार के उसके स्किन से ऐसा कुछ चप्पल वगैरह टाइप बना लेते हैं, अपने पैर में वो लोग पहन लेते हैं, उससे उनको गर्मी नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद फिर कारपेट भी बनाते हैं वो लोग, कारपेट मतलब चटाई वगैरह, कपड़ा, चादर, इन प्रकार के चीज़ें वो लोग अपने ही जानवरों के बाल से बना लेते हैं और जानवरों के स्किन से भी इस्तेमाल करते हैं वो लोग। दे वियर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि ये लोग ज़्यादा वो पहन के रखते हैं, क्या कहते हैं तरीके से आप समझ लो कि भारी भरकम कपड़ा, हाँ मतलब बॉडी वगैरह को ये लोग ढक के रखते हैं दिन भर, क्योंकि डेजर्ट वाला इलाका है, आंधी तूफान आता रहता है, तो हो सकता है कि इनके बॉडी में पूरा बाल मतलब वो बालू वालू लग जाए, तो लोग अपने पूरे बॉडी को ढक के रखते हैं। ठीक ना। और सबसे बड़ी बात, आँख को ये लोग ढक के रखते हैं, क्योंकि बालू उड़ता रहता है, डेजर्ट वाला इलाका है ना, तो आंधी तूफान आता है तो बालू उड़ता है, तो ये लोग अपने आप को बचा के रखते हैं। क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ली एंड बीन्स आर ग्रोन हियर। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इतना बड़ा इलाका है, गर्मी पड़ता है, बारिश कम होता है, तो वहाँ पे व्हीट, राइस वगैरह कैसे उगता है? उगता है, लेकिन हर जगह पर नहीं, कहीं कहीं पर जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा बहुत ठीक ठाक है वहाँ पे तो राइस, व्हीट, बार्ली और बीन इस प्रकार के क्रॉप उगाए जाते हैं वहाँ पे, यानी कि इस प्रकार के चीज़ों का वहाँ पे फसल उगाया जाता है, खेती किया जाता है। उसके बाद बात करें मिनरल्स के बारे में, तो मिनरल्स सच एज आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम आर फाउंड हियर। मिनरल्स का बात करें तो इन प्रकार के मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, और इन प्रकार के मिनरल्स का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, यूरेनियम हो गया, इन प्रकार के मिनरल्स वहाँ पे खूब पाए जाते हैं, क्योंकि बालू वाला इलाका है और ये सारे चीज़ बालू में ही पाए जाते हैं ज़्यादा, और इन प्रकार के मिनरल्स वहाँ पे खूब पाए जाते हैं, तो लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं अफ्रीका के लोग। ठीक ना। इस तरीके से हो गया हमारा सहारा डेजर्ट के बारे में कंप्लीट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। ध्यान रखिएगा, डेजर्ट का मतलब हमेशा आपको वो नहीं समझना है गर्मी वाला जगह, डेजर्ट का मतलब ठंडा वाला भी जगह होता है, ध्यान रखना। तो हॉट डेजर्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया, सहारा के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में, लद्दाख के बारे में, यानी कि लद्दाख में ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। इसका मतलब हो गया, बताओ डेजर्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक हॉट और एक कोल्ड। ठीक है, तो हम लोग इसको अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे, टॉपिक का नाम है द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जो डेजर्ट है वो 2 प्रकार का होता है, एक हॉट डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट जो था हमारा सहारा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में, यानी कि ठंडे डेजर्ट के बारे में, वो है हमारा लद्दाख। और लद्दाख कहीं और नहीं, हमारे इंडिया में ही है। ठीक ना। आगे बात करते हैं इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लेइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हिमालय जो है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो हिमालय जम्मू कश्मीर में भी है, हिमालय जम्मू कश्मीर में भी है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही हमारा पड़ता है लद्दाख। ध्यान रखिएगा, तो जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख है। ठीक है, आगे दी कोराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड दी जंस्कर माउंटेन्स इन द साउथ इंक्लोज इट। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो लद्दाख है हमारा वो 2 बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। बात करें हम लोग नॉर्थ में, यानी कि लद्दाख के ऊपर नॉर्थ में काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज का मतलब हो गया एक पहाड़ नहीं, कई सारे पहाड़ों का ग्रुप है। तो लद्दाख के ऊपर में कोराकोरम रेंज है जिसमें कई सारे पहाड़ हैं, और उसके बीच में लद्दाख, और लद्दाख के नीचे यानी कि साउथ में है हमारा जंस्कर माउंटेन्स, यानी कि ये भी कई सारे छोटे छोटे माउंटेन हैं, पहाड़ हैं। तो इन दोनों माउंटेन यानी कि
काराकोरम रेंज और जंस्कर माउंटेन, इन दोनों के बीच में ही हमारा पड़ता है लद्दाख। तो कहने का मतलब है कि लद्दाख जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ जगह है जहां पे बहुत ठंड पड़ती है। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, लद्दाख से होकर कई सारी नदियां भी गुजरती हैं, छोटे छोटे नदी। इंडस द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम, उसमें से हमारा एक नदी है इंडस नदी, और ये नदी छोटे वाले नहीं है, ये कई मतलब बड़े वाले नदी है। बड़े वाले नदी का बात करें तो इंडस नदी, इसके अलावा छोटे छोटे नदी और हैं जो कि लद्दाख से होके गुजरती है। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल द गंगरी ग्लेशियर, कई सारे ग्लेशियर भी हैं लद्दाख में। ग्लेशियर का मतलब हो गया पहाड़ों के ऊपर केवल आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएंगे। तो लद्दाख जब आप घूमने जाओगे, कभी मौका मिलेगा लाइफ में आगे, तो लद्दाख में देखोगे कि कई सारे पहाड़ है जहाँ पे केवल बर्फ जमा हुआ है। उसमें से एक एग्जाम्पल यहाँ पे है गंगरी ग्लेशियर। तो गंगरी ग्लेशियर बेसिकली पहाड़ के ऊपर बर्फ जमा हुआ, उसको हम लोग यहाँ पे कह देते हैं गंगरी ग्लेशियर। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम। बात करें लद्दाख में बड़े बड़े पहाड़ों का, तो वहाँ पे जो पहाड़ हैं बेसिकली जो माउंटेन है वो 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक वाले ऊंचे भी पहाड़ वहाँ पे देखने को मिलते हैं। 3000 मीटर ऊंचे वाले पहाड़ किधर देखने को मिलेंगे? कारगिल के तरफ, ठीक। और 8000 मीटर ऊंचे वाले पहाड़ देखने को मिलेंगे काराकोरम के तरफ, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि छोटे और बड़े हर प्रकार के वहाँ पे आपको माउंटेन पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करें द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। क्लाइमेट का बात करें तो वहाँ पे बहुत ठंडा पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, और जाड़े के टाइम पे तो वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है और सूखा पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। बारिश वहाँ पे बहुत कम होता है। द डे टेम्परेचर्स इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर्स वेल बिलो -30 डिग्री। सोचो, मतलब गर्मी में भी वहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है पता है? 0 डिग्री के आसपास। मतलब गर्मी में भी वहाँ पर गर्मी नजर नहीं आएगा, गर्मी में भी वहाँ पर आपको ठंडा ही लगेगा। और ठंडे के टाइम पे तो बहुत ठंडा, कितना टेम्परेचर चल जाता है? -30 डिग्री सेल्सियस। और -30 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया कि सिंपल सा आप एक गिलास पानी लो और मुश्किल से वो 2 से 3 मिनट के अंदर तुरंत जम जाएगा, इतना ज़्यादा वहाँ पे ठंडा पड़ता है। आप ऐसे समझ लो कि गर्मी के टाइम पे भी वहाँ पे जाड़ा ही पड़ता है, तो समझ लो फिर जाड़े के टाइम पे वहाँ पे क्या होता होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। It is freezing cold in the winters when the temperatures may remain below -40 डिग्री सेल्सियस for most of the time। बात करें जाड़े के टाइम पे, तो जाड़े के टाइम पे वहाँ पे यानी कि विंटर टाइम पे वहाँ पे ज़्यादातर टाइम जो है -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। जैसे अभी हमारा ये महीना जो चल रहा है वो जनवरी का चल रहा है, अभी के टाइम पे आप लद्दाख जाओगे तो वहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री माइनस में, -40 डिग्री, वहाँ पे आम बात है। वहाँ पे इतना टेम्परेचर लो रहता है, मतलब वहाँ के लोग बहुत मुश्किल से जीवन को जीते हैं ठंडे के टाइम पे, बहुत ठंडा पड़ता है, बहुत ज़्यादा। देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। सोचो, मतलब वहाँ पे बारिश इतना कम होता है, इतना कम कि एक साल में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भी बारिश नहीं हो पाता है। सोच लो, एक साल का बात बता रहे हैं, मतलब एक साल में 10 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे बारिश होता ही नहीं है। फिर तो समझ रही है बात, तो बहुत कम बारिश पड़ता है वहाँ पे। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। वहाँ पे बात करें हम लोग तो एरिया का, वहाँ का बात करें तो वहाँ पे ठंडा हवा आम बात है, और कभी कभार थोड़ा सा आपको गर्म हवा भी देखने को मिलेगा जब सनलाइट दिखेगा तब, यानी कि सूरज जब वहाँ पे दिखेगा तब। लेकिन ज़्यादातर टाइम वहाँ पे कैसा रहेगा? ठंडा ही रहेगा ज़्यादातर टाइम। गर्मी वहाँ पे बहुत कम पड़ता है, बहुत कम। तो ये हो गया हमारा लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब बात करते हैं लद्दाख में फ्लोरा और फाउना का, यानी कि पेड़ पौधे और जानवरों का। देखते हैं किस प्रकार के पेड़ पौधे और किस प्रकार के जानवर वहाँ पे हैं। देयर आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। मतलब कि जानवर को चरने के लिए वहाँ पे घास लगभग ना के बराबर है, क्योंकि देखो पहली बात पूरा पहाड़ी इलाका है, ठीक ना। दूसरी बात बारिश होता नहीं है वहाँ पे। तीसरी बात इतना ठंडा पड़ता है कि प्लांट सर्वाइव कर ही नहीं पाता है। तो वहाँ पे लद्दाख में आपको बहुत ही छोटे छोटे घास नज़र आएंगे कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर तो वो भी नज़र नहीं आता है। समझ रही है बात? तो जानवरों को चरने के लिए घास का वहाँ पे कमी होता है।
नहीं मिलता है। ड्यूरिंग दिस समर्स, गर्मी के टाइम का यदि हम लोग बात करें, फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम। लेकिन बात करें गर्मी के टाइम पे, तो गर्मी के टाइम पे वहां पे कुछ ट्री जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, इन प्रकार के पेड़ वहां पे गर्मी के टाइम पे ज़्यादा अच्छी तरीके से फलते हैं। और ये सब बेसिकली फ्रूट है, फ्रूट ट्री है, इसमें फल होते हैं, वहाँ के लोग इसको फ्रूट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, आगे सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स लाइक रॉबिन्स, रेड स्टार्स, उसके बाद तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड होपी आर कॉमन। बेसिकली यहाँ पे कुछ पक्षी के नाम है, और ये पक्षी के नाम हमारे लिए नया इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कभी इस प्रकार के नाम नहीं सुने हैं, क्योंकि हमारे इधर बिहार तरफ ये होता ही नहीं है। उस लद्दाख के तरफ इस प्रकार के पक्षी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर, बात करें एनिमल का, तो वाइल्ड गॉट यानी कि जंगली बकरी, वाइल्ड सीप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स। तो कुछ डॉग के भी स्पेशल टाइप वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, कि बकरी, भेड़िया, याक और अलग वैरायटी के डॉग्स भी वहाँ पे नज़र आते हैं। देखो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आपको पक्षी नज़र नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा जानवर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही अलग है, घास ही नहीं है, तो ज़्यादा जानवर वहाँ पे पाया जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो जानवर कम होते हैं वहाँ पे। दी एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स। अब सवाल है कि वो लोग जानवर को क्यों पालते हैं? रीजन बड़ा साफ है, जानवर को पालते हैं दूध के लिए, जानवर को पालते हैं मीट के लिए ताकि मार के उसको खा सके, और हाइड्स के लिए मतलब उसके बॉडी के लिए, जो एनिमल का जो खाल होता है ना बॉडी, उससे वो लोग स्वेटर वगैरह बनाते हैं, और जानवर के बॉडी से जो स्वेटर वगैरह बनाते हैं वो लोग अपने बॉडी पर ढकने के लिए, उससे गर्मी मिलता है उन लोगों को। तो इन्हीं 3 चीज़ों के लिए वो लोग जानवरों को वहाँ पे पालते हैं। ठीक है, याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर। याक का जो दूध होता है, याक का, उस दूध का इस्तेमाल वो लोग करते हैं चीज और बटर को बनाने के लिए। ठीक है, द हेयर ऑफ द सीप एंड गॉट इज यूज टू मेक वुलेंस। और बात करें हम लोग भेड़िया और गॉट यानी कि बकरी और भेड़िया के बाल का बात करें, तो उसके बाल को इस्तेमाल किया जाता है गर्म कपड़ा बनाने के लिए, क्योंकि ठंडा ज़्यादा पड़ता है ना, तो गर्म कपड़ा वो लोग बनाते हैं और उसी को वो लोग पहन के दिन भर अपना जीवन काट लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से वहाँ का फ्लोरा और फाउना हो गया, क्या हालचाल आपने देख लिया। उसके बाद है पीपल, यानी कि वहाँ के लोग किस प्रकार के हैं, या फिर वहाँ के लोग किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं। देखिए लिखा हुआ देख, पहला, द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। वहाँ पे 2 प्रकार के लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, 2 रिलीजन के, 2 धर्म के लोग, एक मुस्लिम धर्म के लोग और एक बौद्ध धर्म के लोग। तो वहाँ पे लद्दाख में ज़्यादातर आपको 2 ही रिलीजन के लोग ज़्यादा मिलेंगे, एक मुस्लिम और एक बुद्धिस्ट। ठीक ना। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमिस, तिक्सी, SHEYC एंड लामा यूरू। ये बेसिकली मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री का मतलब समझते हैं क्या होता है? मठ कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में, जहाँ पे बौद्ध धर्म के जो बड़े बड़े पुजारी लोग होते हैं ना, वो लोग जाके यहाँ पे रहते हैं। ठीक ना। जैसे यदि हम लोग बात करें तो हमारे हिंदू रिलीजन में क्या है, हमारे हिंदू रिलीजन में पहले ऋषि मुनि लोग कहाँ रहते थे? आश्रम में रहते थे। उसी तरीके से बौद्ध धर्म के अंदर जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं, उसको लोग मॉन्क कहते हैं, और जहाँ पे रहते हैं उसको लोग मोनेस्ट्री कहते हैं। तो लद्दाख जब आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ मोनेस्ट्री आपको मिलेंगे, बड़ा फेमस मोनेस्ट्री है जहाँ पे बौद्ध धर्म के पुजारी लोग आपको मिल जाएंगे। और उस मोनेस्ट्री का क्या नाम है? हेमिस। आदमी का नाम नहीं है, ध्यान रखना, ये उस मोनेस्ट्री का नाम है, उस मठ का नाम है। हेमिस, तिक्सी, से एंड लामा यूरू। ओके, ये मोनेस्ट्री का नाम है। वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे बौद्ध धर्म के पुजारी लोग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। In the summer season, the people are busy cultivating barley, potatoes, beans and turnip। यानी कि गर्मी के टाइम पे यदि हम लोग देखें तो गर्मी थोड़ा बहुत पड़ता है वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, हल्का गर्मी जब वहाँ पे पड़ता है तो वहाँ पे गर्मी के टाइम पे लोग बिजी हो जाते हैं खेती बाड़ी करने में। वहाँ पे खेती बाड़ी भी होता है, लेकिन हर जगह पर नहीं, किसी किसी जगह पर, क्योंकि मिट्टी नहीं है ना, ज़्यादातर पत्थर वगैरह है, बारिश भी नहीं होता है। तो कहीं कहीं पर जहाँ पे क्लाइमेट ठीक नज़र आया तो वहाँ पे खेती होता है, किसी चीज़ का, बार्ली का, पोटैटो का, बीन्स और टर्निप वगैरह का। ठीक ना। अगला, द क्लाइमेट एंड विंटर मंथ इज सो हार्श। फिर हम लोग बात करें विंटर के टाइम का,
जाड़े के टाइम का तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ख़राब हो जाता है, यानी कि विंटर टाइम में वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ का क्लाइमेट ख़राब हो जाता है, क्योंकि जाड़ा बहुत ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे। मतलब लद्दाख के लोगों को ना थोड़ा बहुत जो राहत मिलता है वो गर्मी के टाइम पे ही राहत मिलता है, जाड़े के टाइम पे तो उनका और हालत ख़राब हो जाता है, ठीक ना। दी वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, बहुत ज़्यादा काम करती हैं वो लोग, ठीक ना। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स। एक बात ध्यान रखना, लद्दाख जो है ना हमारे इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर में वो पड़ता है लेकिन है तो हमारे इंडिया में ही, तो लद्दाख पूरी तरीके से टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ पे लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि लद्दाख जब आप जाओगे तो वहाँ का व्यू, वहाँ का सीन बहुत अच्छा है। तो लद्दाख पूरी तरीके से टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे लोग देश दुनिया से घूमने के लिए आते हैं। तो खास करके यदि हम लोग बात करें वहाँ की महिलाओं का, तो वहाँ की महिलाएं घरों में भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, इसके अलावा वहाँ की महिलाएं छोटे छोटे बिजनेस भी चलाती हैं। जैसे जब आप लद्दाख में घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको नजर आएगा कि लद्दाख की महिलाएं, लद्दाख में जो चीज़ें फेमस हैं, छोटे छोटे चीज़ें, वो लोग बना के उसको बेचती हैं बहुत महंगे दाम में, और लोग उसको खरीदते हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पे होता क्या है, देश दुनिया के लोग घूमने के लिए आते हैं, उनको जो चीज़ वहाँ का अच्छा लगता है वो लोग खरीद के लेके चल जाते हैं। तो लद्दाख की महिलाएं छोटे मोटे बिजनेस भी चलाती हैं, वो लोग अपना सामानों को बेचती हैं, किसको, टूरिस्ट लोगों को जो घूमने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो बहुत हार्ड वर्किंग महिलाएं हैं उधर की। लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। अब लद्दाख का जो कैपिटल है, लद्दाख का जो कैपिटल है वो है लेह, LEH लेह, और लद्दाख का कैपिटल हो गया हमारा लेह। तो लेह जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, रोड के थ्रू भी है, एयर के थ्रू भी, यानी कि यहाँ पे हवाई अड्डा भी है। घूमने के लिए आप जाओगे तो आप एरोप्लेन से भी जा सकते हो और बाई रोड भी जा सकते हो, क्योंकि कनेक्टिविटी वहाँ का बड़ा अच्छा है। द नेशनल हाईवे 1A, वहाँ पे एक नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे का नाम है 1A, कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू दी जोजिला पास। कहने का मतलब हो गया कि एक लद्दाख में एक हाईवे है, हाईवे का नाम है 1A। ये हाईवे क्या करता है, लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है, यानी कि ये जो हाईवे है लद्दाख से निकलती है, कश्मीर को जोड़ती है थ्रू अ जोजिला पास, यानी कि ये बेसिकली जोजिला पास का मतलब हो गया एक जगह, बेसिकली आप मान लो वहाँ से ही ये हाईवे हमारा गुजरती है। किसको जोड़ती है ये हाईवे हमारा 1A, लद्दाख और कश्मीर को जोड़ती है। किसके थ्रू होते हुए पार होती है, जोजिला पास के थ्रू होकर गुजरती है, मतलब ये भी एक जगह ही है, उसके बगल से होके ये हाईवे गुजर जाती है। तो कभी भी आप जम्मू कश्मीर जाओगे बाय रोड तो कश्मीर से लद्दाख जाने का यही एक हाईवे है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, बड़ा शानदार हाईवे है। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी। लद्दाख का सबसे अच्छा चीज़ क्या है, वहाँ पे सबसे अच्छा जो काम होता है वो होता है टूरिज्म का, यानी कि वहाँ पे आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग घूमने के लिए ही जाते हैं, रहने के लिए नहीं जाते लोग उधर। लद्दाख में बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन जो भी लोग रहते हैं वो बिजनेस करते हैं अपना, किस चीज़ का, अलग अलग प्रकार के चीज़ों का, जो उसको बनाने आता है, जो बेचने आता है, वो लोग टूरिस्ट लोगों को बेचते हैं, खिलाते हैं और पैसा कमाते हैं अपना। तो लद्दाख जो है, लद्दाख में जो मेन काम है वो टूरिज्म है, वहाँ के लोग ज़्यादातर टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। जैसे आप लद्दाख घूमने जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी लद्दाख के लोग हैं वो सारे के सारे टूरिज्म में जुड़े हुए हैं। कोई कैब चला रहा है, कैब मतलब गाड़ी चला रहा है, कोई होटल खोला हुआ है, कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है ना, कोई छोटा मोटा बिजनेस चला के अपने सामानों को बेच रहा है। तो इन प्रकार की चीज़ें वहाँ पे हम लोगों को दिख जाती हैं। तो लद्दाख में बेसिकली टूरिज्म बहुत ज़्यादा फेमस है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल दे आर यूज्ड विथ रेवरेंस एंड केयर। लेकिन लद्दाख में एक चीज़ है, लद्दाख में एक चीज़ का समस्या क्या है, वहाँ पे पानी कम है, और दूसरा बात वहाँ पे फ्यूल कम है, यानी कि जब आप लद्दाख जाओगे तो वहाँ पे आपको पानी बहुत जगह नहीं देखने को मिलेगा, पीने वाला पानी। लद्दाख में पानी का कमी है पहला, और दूसरा बात वहाँ पे पेट्रोल पंप वगैरह भी बहुत कम नज़र आता है। तो इसीलिए वहाँ के लोग डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इन सब का इस्तेमाल बच के करते हैं, और पानी का भी इस्तेमाल वो लोग बहुत ही सावधानी से करते हैं। तो लद्दाख बहुत अच्छा जगह है, घूमने वाला जगह है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत बस पानी का और फ्यूल का है। तो कोई भी आदमी जब वहाँ पे घूमने के लिए जाता है ना, पहले तो उनको यही बोला जाता है कि भाई आप जब आए हो तो आपके भले ही गाड़ी में पेट्रोल फुल है, लेकिन सही से यहाँ पे रहिएगा और अपने पास पेट्रोल एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कहाँ पे आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए
कोई पता नहीं, और वहाँ पे पेट्रोल पंप दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आता है, ठीक ना। तो पेट्रोल पंप वहाँ पे कम होते हैं और वहाँ पे पानी का भी समस्या है, इसीलिए वहाँ के लोग पानी को लेकर और फ्यूल को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहते हैं, अच्छी तरीके से उसका वो लोग इस्तेमाल करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा लद्दाख के बारे में भी कंप्लीट, इस तरीके से हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। अब यहीं पे टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट, और चैप्टर के साथ ही हमारा यहाँ पे हो गया पूरा ज्योग्राफी भी कंप्लीट। समझ में आया बात? तो यहाँ पे इस चैप्टर में कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। यहीं पे हो गया हमारे टॉपिक, और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर भी कंप्लीट, और चैप्टर के साथ पूरा हमारा ज्योग्राफी भी हो गया कंप्लीट। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।